हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, ये मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सेशन 2022 टू 23 वाला, तो वो कराने वाली हूँ। तो ये पेपर आज हम मैथ्स का सॉल्व करने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम में करेंगे। पेपर को हमने स्टार्ट कर दिया है पहले ही, हमने इसके दो पार्ट कर भी लिए हैं, ए और बी। तो इसका मतलब आज हमारे को जो ये पार्ट सी है इसको करना है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 से अगर हम देखें तो शायद 39 तक के क्वेश्चन हमारे पास होंगे इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, ये अब हमारे को सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारा ये पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक के क्वेश्चंस देखें ना, तो ये आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स ईच है, ठीक है। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनकी जो वेटेज है वो अलग होगी। तो पहले इनको कर लेते हैं 29 से 32 वालों को। तो क्वेश्चन 29 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M on the line joining B and C such that BM is equals to 2 cm। आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट M के, जो एक लाइन पे है, और वो लाइन के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं B और C, ठीक है। उनके ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पर। एक और चीज़ आपको यहाँ दे रखी है कि जो BM है वो क्या है, 2 cm के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लाइन एक वो ड्रॉ कर लिया है अपनी। तो मुझे यहाँ पर B और C जो थे ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, एक पॉइंट इस पे M था, ऐसा नहीं है बीच में ही है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूँ तो मुझको यहाँ पर -2 और 5 दे रखा है, और वो 3 और 2 मुझे यहाँ दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं -2 और 5, और यहाँ लिख लेते हैं 3 और 2। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो पॉइंट M तो यहाँ पर है ना, ये x और y ये मैंने ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो कंडीशन आपको दे रखी थी BM इज इक्वल्स टू में 2 cm है, तो पहले इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, BM इज इक्वल्स टू में 2 cm है। तो मैंने क्या किया, इस CM को मैं नीचे ले आई और इस 2 को यहीं रहने दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। इसका मतलब मुझे BM अपॉन CM की रेशो मिल गई है, तो वो मिल गई मुझे 2:1। अब मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला इजीली लगा सकती हूँ और x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर देखें तो वो होता है मेरे पास m1 x2 प्लस यहाँ पर होता है m2 x1, और अपॉन में होता है मेरे पास m1 प्लस m2, ठीक है। x ऐसे ही रहने दो, m1 की जगह 2 रख दिया, x2 की जगह 3 रख दिया, m2 की जगह 1 रखा, और x1 की जगह -2 रखा। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, तो वो हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन में 3। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास 4 अपॉन में 3। अब ऐसे ही अगर हम y की देखें तो वो होता है आपके पास m1 y2 प्लस में यहाँ पर क्या होता है m2 y1, और अपॉन में क्या होता है आपके पास m1 प्लस का m2, ठीक है। अब y में देखो, m1 की जगह मैंने 2 रख दिया, y2 की जगह मैंने 2 रखा, m2 की जगह 1 और y1 की जगह 5 रखा, और अपॉन में क्या किया मैंने यहाँ पर 2 + 1 कर दिया। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 + 5 हो जाएगा 9 अपॉन में 3, कट कर दो 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो m के आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे x और y, वो दोनों आपके कितने निकल गए, वो निकल गए 4/3 और 3। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, 29 नंबर का। तो क्वेश्चन चैप्टर 7 से है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, उसकी लैंग्वेज को, रेशियो डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दे दिया। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज आएगी एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक बुक का बारे में बताना चाहती हूँ। ओसवाल गुरुकुल की हमारे पास CBSE का क्वेश्चन बैंक है, ये आपके पास 2023 एग्जामिनेशन के लिए ही है, बिल्कुल। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड वालों के लिए ये आपकी बुक है क्लास 10th की। जो मेन इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो इस बार जो नया पैटर्न है उसी पे ही फोकस किया गया है। आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सारे आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा, इलस्ट्रेटेड चैप्टर समरी मिल जाएगी, सब चीज़ मिल जाएगी। जो भी MCQs वगैरह हैं, आपने देखा कि आपके जो पार्ट ए है उसमें MCQ ही आए हैं, तो जितने भी MCQ हैं वो भी आपको इसमें फुल्ली सॉल्व मिलेंगे, सबकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी बुक है यहाँ पर ये। मैं इसकी बाय लिंक आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एक बार जल्दी से मैं इसका कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आपको पता है एनुअल एग्जामिनेशन है, तो ये आपको यहाँ कंटेंट दे रखा है और सब चीज़ बता रखी है कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। मतलब जो डिलीटेड है वो नहीं लिखे, तो बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं आपके पास। साथ साथ
पेपर का पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि किस तरह का पैटर्न आएगा। उसके बाद हम देखें तो सब चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है, ये सारे कंटेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैं आपको कोई एक चैप्टर यहाँ पर दिखा दूँ तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना, मतलब एक ही चैप्टर में, कि आपका अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर मैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की ही बात करूँ, पहले ये पूरा आपको माइंड मैप दे रखा है, इसका कंसेप्ट दे रखा है, देन MCQ क्वेश्चंस देखो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर दे रखे हैं, सब क्वेश्चन के साथ उसी के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है हर चीज़। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जो ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं ना पेपर में आ रहे हैं, 2 मार्क्स के अलग है, 3 मार्क्स के अलग है, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो बोर्ड क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो ये ना बोर्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल आपके पास 54 तक क्वेश्चंस हैं और आगे भी हैं, और सेल्फ असेसमेंट भी है हर चैप्टर के बाद। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और लैंग्वेज भी आपको पता चल जाएगी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापसी अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। 29 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 30 हमसे क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। अब देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो आपको क्या दे रखी है, साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स अपॉन ए कर लूँ तो वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, और वाई अपॉन बी कर लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर भी एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी था ना, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो अब मैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूँ, ठीक है, तो इसकी साइड भी स्क्वायरिंग हो गई तो इधर भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और इधर भी स्क्वायरिंग होगी तो इधर भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, होगा ना। चलो करें इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि मैंने एक्स अपॉन ए को क्या किया, साइन थीटा ले लिया, और वाई अपॉन बी को क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा ले लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगी तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगी तो वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये इसी की ही वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दूँ। तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, ये तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है। तो हमें इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो आ गई इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्लियर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको एक और चॉइस में क्वेश्चन दिया है, सेक 4 थीटा, सेक की पावर 4 है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है इजिकल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस आपको क्या करना है 10 स्क्वायर थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो इसको भी पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मेरे पास था यहाँ पर सेक की पावर 4 थीटा था, माइनस था मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इजिकल टू में था मेरे पास 10 की पावर 4 थीटा, और माइनस में था मेरे, एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस में था या माइनस में था, प्लस में है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस में है मेरे पास यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर। सबसे पहली बात मैंने अपनी यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। या ऐसा करते हैं, दोनों को सॉल्व करते चलते हैं साथ साथ, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये कॉमन ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मेरे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरे पास बचा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बचा है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा होती है ना। तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया सेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहाँ तक। जब तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी आप आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो यहाँ मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया ना। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम सेम ही तो है, तो हैंस प्रूव्ड, LHS जो है RHS के इक्वल आ गई।
आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 42, यूज पाई 22/7। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला θ/360 इंटू में 2πr। सब चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है मेरे पास θ/360 इंटू में 2πr। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सारे फॉर्मूलेज की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, प्लस ये चैप्टर मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक से भी करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख लीजिए, साथ साथ इस चैप्टर को सपोर्ट मटीरियल से कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस बुक में, इस चैप्टर के। ठीक है, थीटा आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 60, और डायमीटर है आपके पास 42, तो मैंने यहाँ ले लिया 60/360 इंटू में 2, पाई की जगह 22/7। देखो डायमीटर 42 है, तो आर हो जाएगा 42/2। क्लियर है ना, जो जिससे कट हो रहा है, 0 से 0 कट हो गया, ये इससे कट हो गया, 6 आ गया। अब 7 को इससे कट किया, 6 आ गया, 6 को डायरेक्ट इस 6 से कट कर दिया, इसको 2 से कट कर दिया। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कट कर दी जो जिससे कट हो रही थी, तो फाइनली मेरे पास सिर्फ एक 22 बचा। 22 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आ गया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहा है 2 इज एडिड टू बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द न्यू पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड बी एंड सी। कह रहा है आपने क्या किया, यहाँ पर 2 को ऐड किया, किसमें, दोनों जीरोज में। इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज निकले ना, दोनों में 2 ऐड कर दिया। मतलब अगर अल्फा और बीटा में लेती हूँ, तो अल्फा में 2 ऐड कर दिया, बीटा में भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास पॉलिनोमियल ये है। अब कह रहे हैं द न्यू पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल दे रखा है, फाइंड आपको क्या करना है, बी और सी आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, सबसे पहली बात यहाँ पर जीरोज ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास ये 32 ना, तो अगर हम यहाँ पर लिखें जीरोज, लेट किए मैंने, लेट जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब इनमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 को ऐड करना है, तो नए जीरोज क्या हो जाएंगे, अब न्यू जीरोज वो हो जाएंगे मेरे पास α+2 और β+2। अब पॉलिनोमियल भी मुझे दे रखा है, तो नया पॉलिनोमियल हो जाएगा x² + 4x माइनस का x माइनस का 5। तो न्यू पॉलिनोमियल यहाँ लिख देते हैं पहले, वो मुझे दे रखा है x² + का 4x और माइनस का 5 दे रखा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है बी और सी की। ठीक है, अब देखो जो बी और सी की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से पहले सम ऑफ जीरोज अपने देखूँ, तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होगा, -b/a होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 4 है और c की वैल्यू मेरे पास -5 है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा ना, ये यही वाले तो आएगा, तो α+2 + β+2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -b की जगह 4, a की जगह 1 आ जाएगा। तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4। तो अल्फा प्लस बीटा इस 4 को भी उधर ले गई, तो ये भी माइनस का हो गया। यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है, -8 आ गई है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखूँ, तो वो मेरे पास क्या होता है, C/A। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास α+2 इंटू में हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर β+2, और यहाँ पर C/A। सी की वैल्यू देखें तो -5 है, a की वैल्यू तो मेरे पास 1 ही है। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा β+2 और यहाँ पर आ जाएगा +2, और ये हो जाएगा β+2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा -5। तो ये हो गया अल्फा बीटा प्लस का, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4। तो ये मैंने अल्फा बीटा ले लिया, यहाँ पर से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ये हो गया अल्फा प्लस का बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा करो इस +4 को पहले ही उधर ले जाओ, तो -4 बना दो इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर ही निकाली है -8, तो मैं वो यहाँ पर रख सकती हूँ -8, यहाँ आ जाएगा -9। तो अल्फा बीटा -16 इज इक्वल्स टू में -9। अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, वो हो जाएगी -9 + 16। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा।
अल्फ़ा बीटा मिल गया मुझे और अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। अब मुझे क्या करना था, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है, इसको यहाँ लिखो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, ये मेरे को पता है, -8 मैंने निकाला था, तो माइनस बी अपॉन में ए ऐसे ही रहने दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है मेरे पास सी अपॉन ए, ये मैंने कितना निकाला है अपना 7 निकाला है, सी अपॉन ए हो जाएगा। वैल्यूज़ निकल गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया है, बी की वैल्यू 8 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मुझे लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में बी और सी निकालना था, ए नहीं निकालना था, तो आपको ये 2 वैल्यूज़ निकालनी थी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक, यहाँ पर 16 है और यहाँ 9 है। ठीक है, चलिए 32 कंप्लीट। ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द सम, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो इसके जीरोज निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर है, प्लस का 5x है और माइनस का 2 है। तो अगर मैं मिडल टर्म स्प्लिट करूँ तो मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर चाहिए, प्लस माइनस करके आपको क्या चाहिए यहाँ पर 5x। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 32। ठीक है, तो पहले मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस का 6x और माइनस का x ले लिया, आ जाएगा इजीली हमारा। इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी, इन दोनों की एक पेयरिंग। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस का 2, यहाँ पर से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आएगा। बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज कर दिया है, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 1। ठीक है, दोनों को एक बार इसको 0 के इक्वल रख लिया तो मेरी x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, और एक बार क्या किया, इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 1/3। चलो, मेरे जीरोज तो दोनों यहाँ पर फाइंड हो गए इजीली। अब वो मुझसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इनका स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9, बेस सेम कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने एलसीएम लिया 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 36 + 1, आंसर आ जाएगा 37/9। ये मेरा आंसर है। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने कौन से 33 to 36, ये कौन से आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपसे 33 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 men standing on either side of 75-meter high cliff observe the angle of elevation of the top of the cliff be 30 degree and 60 degree. Find the distance between the 2 men. चैप्टर नंबर 9 का आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है 2 men हैं, वो दोनों आइदर साइड पे खड़े हैं। एक का आपके पास क्लिफ है 75 सेंटीमीटर का, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में खड़े हैं, और वहाँ से एक किसी टॉप की किसी उसके टॉप को देख रहे हैं क्लिफ के। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का बनना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 33 की, मैंने मान लिया ये वो मेरा क्लिफ है। ठीक है, एक मैन यहाँ पर खड़ा है और एक मैन यहाँ पर है, तो वो ऐसे देख रहे हैं इसको, ये रहा। ठीक है, ये मुझे 75 मीटर दे रखा है, तो एक 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है और एक 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है। क्लियर है। उसके साथ साथ आपको डिस्टेंस बताना है इन दोनों के बीच का, तो नाम दे देती हूँ उसको मैं ABC, और इसको नाम दे देती हूँ D। इसका मतलब मुझे फाइनली यहाँ पर क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो ये मेरे पास 90 डिग्री है। अब अगर हम यहाँ पर देखें अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, AD निकाल लेते हैं और DC निकाल लेते हैं। ये करना पड़ेगा, AD और DC निकाल लेते हैं। तो AD, तो ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर। ऐसे इस केस में ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये बेस है। मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है, तो 10 लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैं 1060 लगा देती हूँ और एक बार मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1030 लगा देती हूँ, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अपना 1060 लगाती हूँ तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो BD अपॉन में कितना हो जाएगा, AD, है ना। 1060 होता है मेरे पास √3, BD है मेरे पास 75, AD मुझे नहीं पता, तो AD मेरे पास निकल के आ जाएगा 75 अपॉन में √3, इंटू में आप यहाँ पर भी √3 कर दो, यहाँ भी √3 कर दो, तो ये हो जाएगा 75 √3 अपॉन में 3, इसको इससे कट कर दो तो 25, तो आंसर आ जाएगा 25 √3 मीटर। उसी तरीके से अपना 1060 लगा दो, 1030 इस वाले ट्राइंगल में लगा दूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास BD अपॉन में क्या हो जाएगा, CD। 1030 होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3, ये मेरे को पता है 75 है, CD नहीं पता, तो यहाँ से हम CD निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 75 √3 मीटर।
अब मुझे क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था, मतलब मुझे ए सी निकालना है, तो वो आएगा मेरे पास ए डी प्लस में सी डी। तो ए डी मेरे पास है 25√3 और ये मेरे पास है यहाँ पर 75√3, दोनों को मैं प्लस कर सकती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 100√3, ठीक है, मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, ये आ गया मेरा आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप ना यहाँ पहले ही लिख देना कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है ए सी, बस। क्लियर। चलिए, ये नहीं आता, फिर एक क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पर, कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग इज लुकिंग एट अ टावर एट अ डिस्टेंस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द साइट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है एक 1.5, ये क्वेश्चन आपको उसमें भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी है। 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पर अगर मैं इसकी फिगर यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ये है 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। उसके बाद वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, एक टावर को देख रहा है जो उससे कितनी दूरी पे है, यहाँ पर 20.5 मीटर की दूरी पे ये है, ठीक है। इस लुकिंग एट द टावर कह रहा था एट अ डिस्टेंस ऑफ 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 20.5 मीटर अवे है, तो ये रहा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ पर वो देख रहा है, ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ दे रखा है 45 डिग्री। क्लियर है। चलो, तो ये फिगर तो हमारी क्वेश्चन में बन चुकी है, यहाँ क्वेश्चन वाली फिगर। इसको हम क्या करते हैं, पहले नाम दे देते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये निकालना है, इतना पोर्शन पूरा ये आपको फाइंड करना है। तो इसको एक आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 20.5 है, तो ये भी आपके पास 20.5 मीटर ही होगा ना, 20.5 मीटर। तो अब हम इसको नाम देते हैं, पहले यहाँ पर ए बी सी डी और ई मैंने इसको नाम दे दिया। अब मुझे ए बी निकालना है, इसको मैंने क्या किया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब सबसे पहली बात, अगर मैं अपना ट्राइंगल ले लूँ, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेती हूँ, ए बी ई लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ई। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो अभी हमने किया था, तो 1045 ही लगाऊंगी मैं यहाँ पर। तो 1045 मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो वो मेरे पास क्या होगा, P अपॉन में B होगा ना। तो 1045 मेरे पास 1 होता है, P अगर मैं देखूँ तो वो x है, B अगर मैं देखूँ तो वो 20.5 है, तो x मेरे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर 20.5। क्लियर है ना, क्योंकि 1045 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है। अब मेरे को क्या करना था, ए सी पूरी हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ये तो निकालना है, तो वो था x प्लस में 20.5 हो जाएगा, सॉरी x प्लस में 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20.5 और यहाँ पर आ जाएगा 1.5, तो आपकी टोटल कितना आ जाएगा, आप इसमें प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा। यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था और यहाँ पर ये आपके पास निकल गया। आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 34 पे। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/5 देन फाइंड टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। आपको साइन थीटा दे रखा है और टेन थीटा और सेक थीटा आपको फाइंड करना, फिर माइनस करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। साइन थीटा मुझे दे रखा है √3/5। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, ये मुझे P/H दे रखा है, B मुझको यहाँ पर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो B तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का B स्क्वायर। तो B स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 22। अब अगर मैं B देखूँ तो वो क्या आ गया √22। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ लिखती हूँ मैं अपना टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। टेन थीटा होता है P/B, सेक थीटा मेरे पास होता है H/B। P अगर मैं देखूँ तो √3 है और अगर B देखूँ अभी निकाला है √22 है, ठीक है। उसके बाद H अगर हम देखें तो H हमारे पास कितना है 5 है और B अगर हम देखें तो वो √22 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 माइनस √5 अपॉन में √22। रैशनलाइज कर लेते हैं चलो उसको, तो √22 इंटू में यहाँ आ जाएगा √22। तो नीचे तो आपके पास सिर्फ 22 ही बचेगा और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, आप चाहो तो इसको अंदर इंटू कर लो और आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। √3 माइनस 5 इंटू में आप √22 छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए
उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पे, कह रहा है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। देखो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से करा रखा है। उसकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसी का ही ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो उस चैप्टर में ना मैंने आपको इसकी पूरी स्टेटमेंट बता रखी है कि कैसे हम √2 √3 हो गया या फिर कोई और नंबर हो गया जो इरेशनल नंबर हमें प्रूव करने हैं वो कैसे करेंगे। तो आप वहाँ से ये वीडियो क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बस, और कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। एक छोटी सी स्टेटमेंट है वही आपको याद करनी है, ठीक है। चैनल पे अपलोड है वीडियो प्लस प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आपसे कह रहा है अ कंपनी चेक्ड द माइलेजेस ऑफ इट्स 50 स्कूटर्स एंड रिकॉर्डेड द डेटा एज गिवन बिलो। आपको यहाँ डेटा दे रखा है, आपसे कह रहा है फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना है। तो इजी है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर CI दे रखी है, 100 से 120 से शुरू है और 200 तक है। तो पहले वो हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी CI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 36, तो हमने CI यहाँ लिख ली, 100 से 120 है, 120 से कितनी है 140 है, फिर 140 से देखें तो आपके पास 160 है, 160 से देखें तो 180 है, और 180 से देखें तो हमारे पास कितनी है वो 200 है। उसके बाद हम अपनी FI लिख लेते हैं, वो भी गिवन है 7 12 8 13 और 10। तो 7 12 8 13 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 10 है, क्लियर है। XI निकालनी पड़ेगी इन दोनों की जो बीच की वैल्यू होती है, तो वो हो जाएगी यहाँ 110, यहाँ हो जाएगा 130, यहाँ हो जाएगा 150, देन हो जाएगा 170, देन 190। अब FI XI निकाल सकते हैं आप प्रॉपरली ना, बिल्कुल इसको टेबल बना के ही कीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी हमने सपोर्ट मटेरियल से भी कर लिया है, स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से भी इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। इंटू करेंगे 770। अब अगर आप यहाँ पर साथ साथ इंटू करते रहिए तो मैं भी साथ साथ लिखती रहूँगी, क्योंकि इंटू आप ईजिली कर ही सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके लिख रही हूँ यहाँ। तो 12 × 130 करेंगे तो 1560 आ जाएगा, और अगर आप 150 में क्या करेंगे 8 को इंटू करेंगे तो 1200 आएगा। 13 में अगर आप क्या करेंगे 170 को इंटू करेंगे तो 2210 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1900। इसको प्लस करना पड़ता है और इसको प्लस करना पड़ता है, तो चलो प्लस कर लेते हैं। 7 में पहले 12 प्लस कर दिया, देन उसमें 8 प्लस किया, देन 13 एंड देन 10 प्लस किया, तो ये तो टोटल मेरे पास 50 आ गया। अब FI XI का समेशन देखें तो 770 में आप 1560 को प्लस कर दो, उसके बाद 1200 को प्लस कर दो, उसके बाद यहाँ पर 2210 को कर दो, देन आप 1900 को प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7640। क्लियर है। अब आप मीन यहाँ पर निकाल सकते हो, तो मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन FI XI और अपॉन में होता है समेशन FI। तो 7640 और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 50, ठीक है ना। तो बस अब आप क्या करो, यहाँ पर इनको डिवाइड करके लिख दो। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे, तो मैं आपको डिवाइड करके ही डायरेक्ट बता देती हूँ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 152.8। ये आपका मीन निकल गया, क्लियर। चलिए अब आ गए हम 37 से 39। तो ये आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 37 में कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, सिर्फ x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 6x माइनस का 7y इजिकल टू 1 है। इक्वेशंस को पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो 6x माइनस का आपके पास है 7y इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा है आपके पास यहाँ पर 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5। देखो एलिमिनेशन मेथड भी लगाऊंगी तो कोफिशिएंट सेम करने होंगे। इसको मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 2 4 जा 8y और यहाँ आ जाएगा 10। अब मैंने इसे अपनी इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया और यहाँ पर लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 7y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस का 8y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हो गए यहाँ पर, ये मेरा आपस कट हो गया, -7 है और प्लस का 8 है, तो आपके पास 1y बचेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, वो आपके पास यहाँ पर 1 में से आपको क्या करना है 10 को माइनस करना है, माइनस का 9 आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, -9 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 1 कर दो। तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी यहाँ पर 6x माइनस का आपके पास था 7y इज इक्वल्स टू 1, यही थी ना 6x माइनस 7y। अब यहाँ पर मैंने 6x माइनस 7y की जगह -9 लिख लिया इज इक्वल टू 1। 6x माइनस माइनस प्लस 6 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो
तो 6x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 62 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -62 अपॉन में 6, तो कट कर दो इसको, तो x आ जाएगा आपके पास माइनस का 31 अपॉन में 3। दो वैल्यूज़ निकालनी थी, दोनों वैल्यूज़ निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है आपके पास। कह रहा है AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, O इज एनी पॉइंट ऑन AD, BO and CO produce meet AC and AB in E and F respectively. AD is produced to X such that OD is equals to DX. Prove that FE parallel to BC. देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट पहले हम फिगर बनाएंगे। हमको कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD मेरे पास मीडियन है, तो यहाँ ड्रॉ करो पहले उसको। तो ये मैंने वो ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABC। इसमें वो मुझसे कह रहा था कि ये जो एक है मेरी, ये मीडियन है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन जितना उसने बोला। O इज एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है AD पे, तो यहाँ पर मैंने O ले लिया, कहीं पर भी हो सकता है ये। अब कह रहे हैं BO एंड CO प्रोड्यूस मीट AC एंड AB। BO, तो इसका मतलब आपने इसको ज्वाइन किया होगा ना, तभी तो कह रहा है वो BO एंड CO। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वो प्रोड्यूस मीट AC, मीट कर रहा है ये आपके पास जो AC को मीट कर रहा है, और एक किसको मीट कर रहा है यहाँ पर आपके पास AB को, इन E एंड F पे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको AC पे ये मीट कर रहा है और इसको यहाँ आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो अब ये E और F पे कर रहा है, तो ध्यान से देखो BO जो है वो AC पे मीट कर रहा है E पे, तो ये E यहाँ आएगा और F यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। आगे आपसे क्या कह रहा है, AD इज प्रोड्यूस टू X। AD को जो प्रोड्यूस किया है वो कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, AD इज प्रोड्यूस टू X सच दैट OD इज इक्वल्स टू DX। OD इज इक्वल्स टू DX, इसको आगे एक्सटेंड कर दो यहाँ पर, तब यहाँ पर OD इज इक्वल्स टू क्या है, DX है। ये दोनों इक्वल गिवन है आपको। अब आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में करना है कि FE जो है वो पैरेलल है BC के। FE ये जो है ये पैरेलल है इस BC के, ये सीधी लाइन होगी ये एक तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली कंस्ट्रक्शन की हमने खुद से, ये वाली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको भी नीचे से ज्वाइन कर दिया ऐसे। फिगर क्लियर हुई। सबसे पहली बात, फिगर ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक देखो। अब बिल्कुल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगी कि जो मेरा BC है और जो मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OX है, ये बाइसेक्ट करें दोनों एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ मीडियन थी, इक्वल पार्ट में बांट रहा था। ठीक है, और आपसे वहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो OD है वो DX के भी बराबर है। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया ये बाइसेक्ट करें, तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो BXCO है, सिर्फ इतना, ये वाला, ये नीचे जो बनना है क्वाड्रिलेटरल, ये मेरा क्या आ जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा BE है, ये वाला पूरा है, ये BE जो है वो पैरेलल किसके होगा, XC के। ध्यान से देखो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ ये। ठीक है, एक पार्ट एक बार मैंने जो हाईलाइट किया था वही हाईलाइट मैं यहाँ पर दोबारा कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, अब जो ये BE जो ये पूरी ये वाली साइड है, ये इस XC के पैरेलल होगी। और दूसरी चीज़ आपके पास जो BX है वो किसके पैरेलल होगी, इसके CF के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है ना। अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल ABX में, तो ABX ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, इस साइड का पूरा ट्राइंगल लिया है ये मैंने। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकती हूँ जब ये दो मेरी पैरेलल है तो मैंने BPT लगा दी, तो इसका मतलब मेरा AF जो है अपॉन में हो गया मेरा FB के। ठीक है, और जो AO है वो अपॉन में हो जाएगा OX के। इसको इक्वेशन 1 ले लिया और यहाँ पर मैंने यूज़ की है BPT, तो मैंने यहाँ लिख दिया है बाय यूजिंग BPT। उसी तरीके से अब आप इस साइड वाले ट्राइंगल में आ जाओ पूरे AXC में, इसमें भी मैं अपनी BPT ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया इन ट्राइंगल AXC, तो इसके अंदर भी मैंने यही ले लिया AE अपॉन में EC, और यहाँ पर आ जाएगा AO अपॉन में OX। सेम इक्वेशन 2 मान ली और यहाँ पर भी मैंने अपना BPT लगा दिया। अब 1 और 2 से अगर आप देखें
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इससे देखें तो आपको क्या मिल रहा है कि जो ए एफ अपॉन में एफ बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो सेम सेम थे ना, तो मैंने उनको आपस में इक्वल रख दिया। तो जब ये आपके पास इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये कह सकती हूँ, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और आपको यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। आ गया, सिर्फ फिगर बनानी थी इसकी मेन, बाकी इसमें सिर्फ बीपीटी लगना है। मैंने दोनों ट्रायंगल में बीपीटी लगाया, उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया और मेरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर किस पे, 39 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें चॉइस मिली होगी हमारे को बिल्कुल। तो यहाँ आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर आप सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया अगर मैं यहाँ पर निकालूँ क्वेश्चन में 38 39 है ना ये क्वेश्चन, तो सबसे पहली बात एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या होगा, वो होता है मेरे पास √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/4, साइड मुझे 6 गिवन है तो 6 × 6 36 हो जाएगा। इसको इससे कट कर दिया 2 और यहाँ कट किया 3, 2 को इससे कट किया यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9√3 आ रहा है। ठीक है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मेरा यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया तो आ गया। अब मुझे सिर्फ स्क्वायर का सर्कल का एरिया और चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो मैं 22/7 रख सकती हूँ। अब बात करें आर की, तो आर को क्या किया जाए, आर को कैसे रखें, आर तो हमारे को इस क्वेश्चन में नहीं पता है ना। अब वो आपसे कह रहा था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तो तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड कितनी होंगी हमारे पास, 6 6 होंगी। होंगी नहीं होंगी, इसका मतलब ये भी 6 है मेरे पास, ये भी 6 है मेरे पास और ये भी 6 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना बीच में एक ओ ले लेती हूँ। अब मुझे इसकी तीनों साइड पता है तो मैं क्या करती हूँ, जब ये बीच में मैंने ओ लिया है तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पर ये वाला एंगल है ओ बी ए, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसी ट्राइंगल को यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, इतना यहाँ पर भी एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस निकल गई तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, सिर्फ रेडियस चाहिए। ये तो मेरा सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है वो। तो अगर मैं या तो अपनी ओ बी निकाल लूँ या फिर अपना ओ ए निकाल लूँ, बात तो वही है। तो ओ बी निकाल लेते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एम। ठीक है, तो मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ओ बी एम की, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, तो ओ इज़ द सर्कम सेंटर। तो एंगल ओ बी ए जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब मैं बात करूँ सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल मैंने यहाँ लिख दिया। तो इन ट्राइंगल ओ बी ओ एम, इसमें मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैंने देखा ये 30 डिग्री है मेरे पास, और ये हाफ मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ये वाली साइड यहाँ पर बी एम 3 हो जाएगी। अब 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए। यहाँ पर मुझे क्या पता है, यहाँ बेस मेरे को यहाँ पर पता है, तो मैंने इसमें क्या किया, अपना cos 30 लगा दिया। तो वो हो जाएगा मेरे पास बी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, बी ओ। cos 30 मेरे पास होता है √3/2। बी एम मैंने अभी आपको बोला क्वेश्चन में मुझे पता है 3 है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ 3 लिख दी और ओ बी को ऐसे ही रहने दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा, इस 2 को मैं उधर ले गई तो ये 6 बन गया। तो ओ बी कितना आ गया मेरे पास, 6/√3 आ गया। रैशनलाइज कर लेती हूँ क्योंकि नीचे रूट है मेरे पास, तो ये हो जाएगा 6√3/3। इसको कट करूँगी तो आ जाएगा 2√3। तो ये मेरा ओ बी निकला। इसका मतलब आर मेरा निकल गया 2√3 सेंटीमीटर। अब मैं अपना एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकाल सकती हूँ। तो अगर हम बात करें हम अपने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की, तो वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर मतलब 2√3 इंटू में 2√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 2 जा 4 और इंटू में आपके पास 3 आ जाएगा। √3 को √3 से क्या किया, इंटू कर दिया है। तो 22 को 4 से इंटू किया और 3 से इंटू किया, तो मेरे पास आएगा 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। 9√3 जो है इसमें से माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल
माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपने अभी निकाला 264 अपॉन में 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ऊपर आपने फाइंड कर लिया था 9√3, ये है। बेस सेम अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 264, 9 7 जो आ जाएगा 63√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहीं छोड़ दो क्योंकि √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो उसको आप रूट में ही छोड़ सकते हो। क्लियर है। पर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको एक और क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर दे रखा है और आपको क्या करना है, एरिया बताना है इसका। तो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं, और वाला क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है, वो आपके पास था 27.2 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ एक और चीज़ गिवन थी, रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, तो मतलब आर मुझे दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। तो देखो सेक्टर का मुझे एरिया बताना है, तो अगर मैं यहाँ पर पहले उसको ड्रॉ कर लूँ, ऐसे होता है। ये मुझे पूरा यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखी है 5.6 दे रखी है, ये दे रखी है 5.6, और ये आर्क ये होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो उसमें मैं क्या लगाती हूँ यहाँ पर 2r, और प्लस में जो ये लेंथ ऑफ आर्क है इसका फॉर्मूला, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। ठीक है, पेरीमीटर क्वेश्चन में मुझे 27.2 दे रखा है, आर की जगह मैंने यहाँ पर 5.6 लिख दिया, थीटा मुझे नहीं पता है, ये 360 मेरे पास ऐसी है, यहाँ पर 2 ले लिया, 22/7 ले लिया, आर की जगह 5.6 ले लिया, तो ये 27.2 मेरे पास ऐसी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 5.6 को 2 से इंटू किया, तो मेरे पास आया 11.2, प्लस ये थीटा अपॉन में 360 ऐसी है, मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 44 इंटू में हो जाएगा 5.6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 246.4 अपॉन में 7। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 27.2 माइनस 11.2 कर दिया यहाँ पर, और ये तो मेरे पास कट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 246.4 थीटा अपॉन में 360 इंटू में 7 था तो इंटू कर दिया, तो वो आ गया मेरे पास 2520। अब मैंने 27.2 में से 11.2 को माइनस कर दिया पहले, तो 16 बचा, इस 2520 को यहाँ ले आई और नीचे 246.4 आ गया, इजिकल टू में यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ एक जीरो और लगा दी। अब मैं देखती हूँ यहाँ 2464 जो है क्या वो 16 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 154 पे, तो 25200 अपॉन में 154 इज इक्वल्स टू में थीटा आ गया। अब दोबारा से कट करके देखती हूँ, आप चाहो तो इसको 2 से भी कट कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ देखोगे तो पूरी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो थीटा को यहीं पर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा इतना नहीं रख सकते, तो ये आपका थीटा आ गया। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो वो मेरे पास होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में होता है मेरे पास πr²। ठीक है, थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया। चलो अब 360 इसके नीचे है तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको क्या करना था, क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है ना। अब पाई की जगह 22/7, आर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था, 5.6 गिवन था। ठीक है, अब इस पूरे को बस आपको सॉल्व करना है, जो जिससे कट हो रहा है उसको उससे कट कर दो। पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लिख दिया, इसको इससे कट कर दिया, ये 8 पे कट हो गया। पॉइंट हटा के यहाँ पर भी 10 कर दिया मैंने, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट हो गई, तो 252 बचा, मल्टीप्लाई में 22 बचा, मल्टीप्लाई में 8 बचा, मल्टीप्लाई में 56 बचा। नीचे देखें तो 154 बचा, मल्टीप्लाई में 360 बचा। बाकी तो ये सब कुछ कट हो ही गया है। अब किसको, अगर हम 154 को मैं देखूँ 22 से जाता है, बिल्कुल जाता है, ये 7 पे जा रहा है, कट कर दिया मैंने। 7 से इसको कट कर दिया, ये 8 पे जा रहा है। ठीक है, अब 8 360 है, अगर इसको देखें तो ये भी आपका 8 पे जा रहा है, 8 से 45 पे। ठीक है, अब ये तो 9 से जा रहा है। अब ये देखते हैं 7 + 2 9, 252 भी आपका क्या हो रहा है यहाँ पर 9 से 3 से जा रहा है ये पूरा पूरा। पहले इसको 3 से कट कर दो तो ये 84 आ जाएगा, और इसको अगर आप 45 को कट करोगे 3 से तो आपके पास 15 आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। तो 84 मल्टीप्लाई में बचा आपके पास 8, ऊपर तो और कुछ भी नहीं बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 15 बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है। 7 154 सब कट हो गया। अब 15 को 3 से काटा 5 आ जाएगा, 84 को दोबारा से 3 से ही काट देती हूँ तो 28 आ जाएगा। अब नहीं होगा कट, 28 को 8 से इंटू कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 224 अपॉन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, और अगर नहीं करना तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन 39। इसी के साथ अब हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।